नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। हमारे यहां विमानन क्षेत्र में जब से अहमदाबाद का हादसा हुआ तब से रोज खबरें आ ही रही है और सारी खबरें चिंताजनक है। अहमदाबाद में 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के साथ ही अपनी ऊंचाई पे पहुंच ही नहीं पाया और एक रिहायशी इलाके के एक बिल्डिंग में घुसकर 242 में से 241 लोग उसमें मारे गए। एक जीवित ये एक अजूबा है। और बाकी जिस बिल्डिंग में वो टकराया वहां जूनियर डॉक्टर्स थे, वहां काफी मौतें हुई। कुल मिला के अब आंकड़ा 270 के भी पार है। कौन जिम्मेदार इसका? इसके पहले मल्लिका साराभाई के एक ब्लॉक से अहमदाबाद एयरपोर्ट की स्थिति कितनी बुरी है, ये हमने आपके सामने लाई थी। अब एक पूरी रिपोर्ट आई है देश के एयरपोर्ट्स की और वो डायरेक्ट हिट करती हैं वर्तमान सरकार को कि लगातार सूचनाएं मिलने के बाद भी ये सरकार आंखें मूंद के क्यों बैठी। अहमदाबाद समेत कई एयरपोर्ट सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं, कई जगह बफर जोन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी को कभी सरकार ने गंभीरता से लिया नहीं। अहमदाबाद की तरह कई एयरपोर्ट बुनियादी सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नियम, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई की मांगे और 2019 की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में सब मौजूद है। इसीलिए क्या ये हादसे होते हैं। ऑब्स्टेकल लिमिटेड सरफेस ओएलसी के मुताबिक रनवे के आसपास स्थायी निर्माण या रिहायशी इमारत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट इन मानकों पर खरा नहीं उतरता है। इससे साफ है कि विमान हादसा तकनीकी नहीं, संस्थागत और प्रशासनिक स्तर की विफलता से भी हुआ होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने 2018 में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बफर जोन के लिए गुजरात सरकार से 29.79 एकड़ जमीन मांगी थी। इसकी मंजूरी भी दी गई, लेकिन जमीन मिलने की प्रक्रिया अभी जारी है। वजह है कि यहाँ 350 परिवारों का बसेरा है। इन्हें हटाने से राजनीतिक रूप से संवेदनशील बताया जाता है। देश में उड़ान और यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, यानी पिछले 5 साल का मैं आपको बता दूं तो यात्रियों की संख्या 3 गुना हुई है और विमानों के बेड़ों में 2 गुना वृद्धि हुई है। पर रनवे सेफ्टी, बफर जोन, ओएलएस जैसी बुनियादी बिंदुओं पर गंभीर चूक बनाई हुई है। डीजीसीए की एरोड्रम इंस्पेक्टर हैंडबुक और सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के अनुसार हर रनवे के सिरे पर 90 से 240 मीटर तक का रनवे एंड सेफ्टी एरिया, जिसको आरईएसए कहते हैं, होना जरूरी है। डीजीसीए की सालाना इंस्पेक्शन रिपोर्ट और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अध्ययन बताता है कि देश के कई एयरपोर्ट आरईएसए और ओएलएस या जमीन अधिग्रहण जैसी बुनियादी मापदंडों पे खरे नहीं उतरते। ये अहमदाबाद की कहानी नहीं। त्रिवेंद्रम, कोयम्बतूर, मैसूर, बेंगलोर जैसे शहर में भी रनवे विस्तार या सुरक्षा जोन के लिए मांगी गई जमीन अभी तक दी नहीं गई है। इसी तरह ग्वालियर, मध्य प्रदेश में रनवे विस्तार का प्रस्ताव सालों से अटका हुआ है। हिसार में उड़ानें शुरू हो चुकी है, लेकिन टैक्सीवे और रनवे के पास ओएलएस से जुड़ी परेशानियां बनी हुई है। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में टर्मिनल के साथ साथ अप्रोच पाथ और रनवे सुधार अधूरा है। शिमला, हिमाचल का रनवे सिर्फ 1189 मीटर लंबा है। पहाड़ी ढलानों की वजह से ना आरईएसए संभव है, ना रनवे विस्तार। वही जैसलमेर
राजस्थान में रनवे का सैन्य साझा उपयोग होता है, यहाँ रनवे विस्तार का कोई स्पष्ट योजना नहीं है। महाराष्ट्र के पुणे के पास प्रस्तावित पुरंदर एयरपोर्ट किसानों के विरोध के चलते 2016 से लटका हुआ है। पटना एयरपोर्ट रनवे चारों ओर से घनी आबादी से और रेलवे लाइन और चिड़ियाघर से घिरा है। या ना तो आरईएस से बनाया जा सकता है, न ही रनवे बढ़ाया जा सकता है। डीजीसीए के अनुसार 12 से 17 जून के बीच एयर इंडिया बोइंग ने 787 की फ्लाइटों को मिलाकर 66 उड़ानें रद्द की हैं। डीजीसीए ने कहा कि 12 जून की घटना के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787 सीरीज ड्रीमलाइनर की जांच की गई है, जिसमें सुरक्षा को लेकर कोई बड़ी बातें सामने नहीं आई। अब ये डीजीसीए की बात है, लेकिन क्या डीजीसीए की हालत भी ठीक है? इसी हादसे के पहले 3 महीने पहले संसदीय समिति ने विमानन सुरक्षा एवं निगरानी के लिए जिम्मेदार संस्थाओं के कर्मचारियों की भारी कमी बताई गई थी। अब एक है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एक है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन बीएसी, और एक है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जो डिमांड फॉर ग्रांट 2026 सिविल एविएशन मंत्री ने की 375वीं रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उसने जो 25-26 के लिए वित्तीय वर्ष के लिए जो डिमांड रखी है ग्रांट्स की, उसकी 375वीं जो रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें छल के आई है। और मैं यदि आपको बता दूं, मोटे मोटे तौर पे डीजीसीए के पास 55% कर्मचारियों की कमी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के पास 35% कर्मचारियों की कमी है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास 17% कर्मचारियों की कमी है। ये बहुत चिंता का विषय है। अप्रैल 2025 में सिविल एविएशन मंत्रालय के राज्य मंत्री मुरलीधर मोहन ने कुछ आंकड़े बताए। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में 2024 में 8,804 कर्मचारियों की कमी थी। 2025 में यह बढ़कर 9,502 हो गई। 31 मार्च 2025 को 25,730 स्वीकृत कर्मचारियों की जगह मात्र 9,502 कर्मचारी हैं। 2021 में यह कमी 11,309 थी, 22 में 9,057 और 23 में 8,804। डीजीसीए में दो टाइप के स्टाफ होते हैं, एक तो फ्लाइंग स्टाफ और एक दूसरा ग्राउंड इंजीनियर, जो रखरखाव का काम करता है। इनके लिए हर 6 महीने बाद प्रशिक्षण अनिवार्य है, हर 6 महीने बाद, लेकिन ये होता दिखाई नहीं देता। बार बार मंत्रालय या डीजीसीए धन की कमी बोलती है, लेकिन जनवरी 2025 तक के जो आंकड़े हैं, उसमें 278 करोड़ सैंक्शन है डीजीसीए को, जिसमें से 205 करोड़ 60 लाख खर्च होने की बात की जा रही है। अब वही हालत जो मैंने कहा कि यात्री यहाँ कर्मचारी कम हो रहे हैं, और यदि मोटे तौर पे आंकड़ों के साथ देखें तो पिछले 5 साल में यात्री 3 गुना बढ़े, विमान के बेड़ों में 2 गुना बढ़ोतरी हुई, और कर्मचारी देखा जाए तो मात्र 100 बढ़े। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन में 2024 में 187 कर्मचारियों की कमी थी। 2025 में यह आंकड़ा 224 हो गया है। ये तमाम आंकड़े जो बताते हैं, ये इसी तरफ इंगित करते हैं कि बार बार समितियां, बार बार रिपोर्ट्स
ये बताती है कि हमारे यहाँ सिविल एविएशन में इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से घोषणा करते हैं कि रबड़ की चप्पल, हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी अब हवाई जहाज में चलेगा। यकीनन चलना चाहिए। इस देश के हर नागरिक को सारी सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन मात्र हवाई जहाज होने से काम नहीं होगा। हवाई अड्डे भी चाहिए। हवाई अड्डे का मॉडर्नाइजेशन भी चाहिए। उड़ान के प्रेशर के तहत हर जगह हवाई यात्रा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो जीरो बटा सन्नाटा। और ये बात आज की नहीं है, सालों से ये डिमांड पेंडिंग है। लेकिन हमारे देश में एक सिस्टम है ना, जब तक चल रहा है चलने दो। जब बड़े हादसे होते हैं तो हम जगते हैं, फिर इस पे विचार होते हैं। लेकिन अगले हादसे तक फिर हम इंतजार करते हैं। जिस रूपाणी जी की मृत्यु उस जहाज में हुई, वही मुख्यमंत्री थे जो 30 एकड़ जमीन अलॉट करने के बाद भी अहमदाबाद में दिलवा नहीं पाए, क्योंकि वो जगह खाली इसलिए नहीं हो सकती कि वहां पार्टी के मतदाता रहते हैं। राजनीति हर जगह इतनी हावी है और राजनीतिक स्वार्थ इतने जगह हावी है कि इस देश के लोगों की, जनता की जान के साथ सरकार खेलने को तैयार है। सिविल एविएशन ब्यूरो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और डीजीसीए और एयरपोर्ट, हमारे हवाई अड्डों का इंफ्रास्ट्रक्चर, जब इसका ऑडिट सामने आता है तो पता पड़ता है कि हमारी सरकार कितनी खोखले दावे करती है और हमारी सरकार इस देश के लोगों के जान के साथ कैसा खेलती है। ये जो रिपोर्ट आई है, ये सीधी हिट करती है इस सरकार के बड़े दावों को, उन तमाम लोगों को जो ऐसे हादसों में विदेशी हाथ या आतंकी कोई हाथ होने की बात कहते हैं। वो करते इसलिए हैं, या फिर किसी पायलट के मत्थे मारते हैं ये सारी बातें, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि चूक कहाँ है। उन्हें पता है कि उन्होंने कितना गैर जिम्मेदाराना काम किया पिछले 11 साल में, तो इसके पहले की सरकारों ने। लेकिन अपने पे कौन लेता है? हमेशा किसी और पे ठिकरा पड़ा जाता है। और ऐसा चलता रहा तो हादसे चलते ही रहेंगे। ऐसा ही एक हादसा हुआ था जहां दक्षिण भारत में, जहां प्लेन रनवे पे ओवरशूट कर गया था और रनवे इतना शॉर्ट था कि आगे खाई में प्लेन गिरा, काफी तादाद में लोगों की मौत हुई। तब भी ये बातें सामने आई थी। लेकिन कुछ दिन डिस्कस हुआ और फिर लोग भूल गए। नए हादसे ने फिर से एक बार याद दिलाया। प्रार्थना करते हैं कि और कोई हादसा ना हो, इसके पहले सरकार जग जाए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।